Hello students, I'm Dr. Sanjay Agrawal here again. I hope you all are keeping well and learning happily. My today's lecture deal with total probability. अब जैसे कि इसके नाम से ही एविडेंट है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टोटलिटी में. इट मीन्स यदि हमें एक इवेंट गिवन है तो हमें वो सारे पॉसिबल केसेस निकालने हैं जो इस इवेंट की तरफ लीड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बैग है, दो बैग्स हैं यहाँ पे और उन दो बैग्स में डिफरेंट कलर्स ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं और आपने एक बॉल एट रैंडम निकालनी है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बॉल ब्लू है. तो आप क्या करेंगे उस केस में? हो सकता है वो बॉल पहले बैग से आई हो सकता है वो बॉल दूसरे बैग से आई हो. तो आपको ये दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हुए उस बॉल के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो सच टाइप ऑफ केसेस कम्स अंडर टोटल प्रोबेबिलिटी. यदि फिर हम इसी सिचुएशन अपनी इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन से इसे रिलेट करें कोरोना से, कोविड से, क्यों मैं उस सिचुएशन को डिस्कस करता हूं? लाइक जो मेरी लास्ट वीडियो थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, उसमें भी मैंने जो शुरुआत का टॉक था मेरा, जिससे मैंने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करा था, दैट वाज प्राइमरीली आई वाज यूजिंग द कांसेप्ट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अस ड्यू टू कोविड और कोरोना. क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब हमें मैथमेटिक्स सीखना है या हमें कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे मीनिंगफुल तरीका होता है यदि हम उसे एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रिलेट कर सकें, क्योंकि हम उस सिचुएशन को जी रहे होते हैं. आजकल हम सब कोरोना से अफेक्टेड है, तो कोरोना हमें बहुत जल्दी समझ में भी आती है. उससे रिलेटेड जो कंडीशंस हम पे इम्पोज हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हैं, वो हमें बहुत जल्दी समझ आती हैं. इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ना. जो पैंडेमिक है ऐसा मेरे लाइफ टाइम में नहीं हुआ, तो आप तो मेरे से छोटे हैं, तो आपके लाइफ टाइम में भी नहीं हुआ और हम होप करते हैं आगे हो भी ना. एक ही बहुत है यार, इससे ज्यादा ना होना ही बेटर है. और मैं तो इसे कभी भूल ही नहीं सकता. आपके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे बट मेरे एक्सपीरियंसेस भी हैं. जिस दिन लॉकडाउन हुआ, एक दिन दो दिन के बाद मेरा लैपटॉप क्रैश कर गया. मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मेरे पास घर पे नहीं होता, वो मेरे ऑफिस में था जो शट कर दिया गया, बंद कर दिया गया. एवरीथिंग वाज लॉक्ड डाउन एंड वी वर नॉट अलाउड टू मूव, वी आर नॉट अलाउड टू गेट द थिंग्स फ्रॉम द ऑफिस. कुछ भी लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. I was so stuck, I was not having any means to communicate with my students. आप लोगों ने तो फेस करी होगी इस सिचुएशन को कि मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं कोई लेक्चर नहीं ले पा रहा था. रीजन बीइंग I was stuck. ना ऑनलाइन डिलीवरीज थी मैक्स की या लैपटॉप्स की, ना उनकी रिपेयर पॉसिबल थी. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के बिना मैथमेटिक्स लिखना इम्पॉसिबल था. तो किसी तरह से टाइम काटा, लॉकडाउन खुला. लॉकडाउन खुलने के बाद आई ट्राइड टू गेट द थिंग्स repaired. नया मैक मैंने ऑर्डर करा एंड आई ट्राइड टू गेट अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बट अगेन आई गॉट इल. 2-3 दिन में बाहर निकला एंड देन आई वाज हैविंग फीवर, आई वाज हैविंग सम कफ एंड आई वाज क्वारंटाइन्ड फॉर 14 days. So whole of my life was stopped, for last 2.5 months, or I'll say rather around 3 months. So I was not able to go anywhere, I was not able to do anything, I was under a lot of stress. But finally by God's grace I was able to be over all this situation and my life is getting back to track. And hopefully it will be, and I'll keep on making and releasing my videos. तो हम सब लोगों ने ये सिचुएशन फेस करी है, हमने इसे जिया है और शायद कभी हम भूलेंगे भी नहीं. और आप लोगों को तो बहुत एडवांटेज है इससे. आपको याद होगा, अब आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि आपके पेरेंट्स बहुत बारी आपको अपने एग्जाम्पल्स देते हैं कि उन्होंने किस किस मुश्किलों से लाइफ में चीज़ें अचीव करी. वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि वो तो बस में जाते थे, आपको जाने के लिए गाड़ी मिली हुई है. वो कभी मॉल नहीं जाते थे, आप जा सकते हैं. वो 15 रुपए की टिकट में पिक्चर देखते थे, आप 200 रुपए की टिकट देखते हैं, साथ में पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक भी खाते हैं. ये सब हम फेस करते हैं. बट अब तो आप पे भी एक एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को बताने के लिए, जब आपके बच्चे होंगे, कि आपने इतने भयंकर पैंडेमिक के बीच में अपनी पढ़ाई पूरी करी. So obviously, like हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं to be on the positive side. Now you have something to share with your kids with pride. हाँ, वो सुने या ना सुने, जैसे आप पता नहीं सुनते हैं नहीं सुनते हैं जो पेरेंट्स आपको बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को. So that happens with every generation, with my generation, with your generation, with every other generation. So jokes apart, going back to the topic, यदि हम सिंपल सिचुएशन लेना शुरू करते हैं कि सपोज मैं एक एरिया कंसीडर करता हूँ, लेट इट बी करोल बाग ओनली, और सपोज हाइपोथेटिकली मैं करोल बाग को 4 जोन्स में डिवाइड कर देता हूँ और एट रैंडम हम किसी एक आदमी का कोविड टेस्ट करते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आदमी इन्फेक्टेड है. तो अब क्या करेंगे उसे? सबसे पहले तो 1 by 1 चारों जोन्स को पिक करेंगे. जोन 1 पिक करेंगे, उसमें निकालेंगे कि क्या आदमी वो उसमें रहता है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इन्फेक्टेड था, क्योंकि वो आदमी चारों में से किसी भी जोन को बिलोंग कर सकता है. तो इन ए वे
हमें उन चारों जोन्स को टोटलिटी में कंसीडर करना पड़ेगा और फाइनली हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. सो दैट इज द केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. बट सपोज हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आदमी इन्फेक्टेड है गिवन दैट ही बिलोंग्स टू द सेकंड जोन. अब बताइए कौन सी सिचुएशन है, कौन सा प्रोबेबिलिटी मॉडल इस पे अप्लाई होगा. करोल बाग को 4 जोन्स में मैंने डिवाइड करा, एक आदमी का एट रैंडम मैंने टेस्ट करा, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इन्फेक्टेड है और मुझे गिवन है कि वो जोन सेकंड को बिलोंग करता है. सो आई थिंक आप सोच पाए होंगे, इट्स ट्रू, इट्स राइट, इट्स ए मॉडल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मेरे लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि हमें कंडीशन दे दी गई कि वो जोन 2 में है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इन्फेक्टेड है. बट सपोज हम प्रॉब्लम को फिर चेंज कर देते हैं. करौल बाग 4 जोन में डिवाइडेड है, हमने एक का टेस्ट करा एट रैंडम और हमें पता है कि वो आदमी इन्फेक्टेड है. टेस्ट ने बताया कि वो आदमी इन्फेक्टेड है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जोन 2 को बिलोंग करता है. क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ना ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ना ये पिछली वाली सिचुएशन की तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. पर मेरे ख्याल से आपको लगना तो चाहिए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बट रिवर्स में. क्या आपको ये बता दिया गया कि पर्सन इन्फेक्टेड है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सेकंड जोन में बिलोंग करता है. सो दैट इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसे हम बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं, जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा. और ये तीनों ही टॉपिक्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, दे फॉर्म ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी के और तीनों ही एग्जामिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं कि एग्जामिनर्स इनमें से क्वेश्चंस को पिक करते हैं. एंड आई होप कि इस एग्जांपल से नाउ यू हैव एन आइडिया कि ये तीन कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. क्योंकि जिस तरह से मैं क्लासेस लेता हूँ, जिस तरह से आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, उसमें एक चीज मैं हमेशा आपको रियलाइज करवाता हूँ कि आप हमेशा मैथमेटिक्स करने से पहले उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस देखें. उस एक्चुअल प्रॉब्लम, उस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी ये पहले समझें और जरूरत का पता चलता है नीड से. तो हमें 3 डिफरेंट सिचुएशंस जो हमने कंसीडर करी कोविड की, उससे हमें पता चला कि हमें अलग अलग सिचुएशन है तो अलग अलग मॉडल्स हमें लगाने पड़े, इसलिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए. तो यदि हम कोविड को छोड़कर एक जनरल एग्जांपल भी लेते हैं कि सपोज मेरे पास 2 बैग्स हैं और दोनों बैग्स में डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लैक एंड रेड बॉल्स हैं. सपोज पहले में 4 रेड 3 ब्लैक हैं, दूसरे में 3 रेड 3 ब्लैक हैं, इस तरह की सिचुएशन है. और मैंने एक बॉल निकाली एट रैंडम फ्रॉम ए रैंडमली चोजन बैग भी रैंडमली चूज हुआ है और बॉल भी रैंडमली निकाली. और मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक? बताइए क्या होगा? ऑब्वियसली टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपकी दोनों बैग्स को मानना पड़ेगा कि बॉल हो सकता है पहले बैग से आई हो, बॉल हो सकता है दूसरे बैग से आई हो. तो दैट इज ए केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. बट सपोज मैं फिर सिचुएशन बदल देता हूं और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि इट इज ए ब्लैक बॉल बट इट इज नोन टू यू दैट इट हैज कम फ्रॉम द सेकंड बैग. नाउ ऑब्वियसली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. बट अगेन यदि सिचुएशन फिर बदल दी जाती और अब हम कहते कि हमने बॉल निकाली है रैंडम पे और हमने ऑब्जर्व करा कि बॉल इज ब्लैक, find out the probability that it has come from the second bag. So it is reverse conditional probability to be solved by Bayes theorem. So Bayes theorem जैसे मैंने पहले भी कहा मेरा next lecture होगा, but I hope it fairly explains you the difference between these 3 types of methods कि कौन सा कब apply, क्योंकि वही सबसे important है. So now I am switching over. I have given you the concept. Now I hope you know what I am going to do today. So now I am switching over to my digital electronic board so that I can explain things to you in a proper way. Please keep logged in. I am coming back. अब सबसे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और फिर सपोर्टिंग एग्जांपल्स करेंगे जैसे कि हम अपने और वीडियोस में करते हैं. जो टोटल प्रोबेबिलिटी की रियल लाइफ सिग्निफिकेंस है, जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, वो ऑलरेडी मैं अपने इंट्रोडक्टरी टॉक में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो आई होप उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो शुरुआत करते हैं. अब सपोज हम पे एक सैंपल स्पेस है S. सपोज वी हैव ए सैंपल स्पेस F कॉरस्पॉन्डिंग टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये हमने अपना सैंपल स्पेस बना दिया. सपोज दिस इज द सैंपल स्पेस S और ये सैंपल स्पेस S है डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में डिवाइडेड.
कि ये डिफरेंट हमने दिखाया कि ये E1, E2, E3, E4, E5 इसके 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब जिसके अलावा कुछ भी ना बचा हो। तो ये हमने 5 इवेंट्स में या 5 सबसेट्स में ये सैंपल स्पेस डिवाइडेड है। इस चीज को हम मैथमेटिक्स में पार्टीशनिंग भी कहते हैं। वी से दैट कि हमने पार्टीशन कर दिया है, सो इट इज पार्टीशनिंग ऑफ एस इनटू वेरियस म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स, इनटू वेरियस म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स। तो सबसे पहले हमने सपोज अपने सैंपल स्पेस को इन 5 इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हमारे पास एक और इवेंट है ए, सपोज ये मेरा इवेंट है ए, दिस इज माय इवेंट ए। अब मुझे इस इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब मुझे वो सारे केसेस कंसीडर करने हैं जो ए के साथ हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ए का कुछ पोर्शन E1 के अंदर है, ए का कुछ पोर्शन E2 के अंदर भी है। तो इन अदर वर्ड्स जो ए है इसका हर इस E1, E2, E3, E4, E5 के साथ कुछ कुछ कॉमन पोर्शन है। तो यदि इस इवेंट ए को अकर करना है तो ये E1 के उस पोर्शन से भी हो सकता है जो ए के साथ कॉमन हो, या E2 के उस पोर्शन के साथ भी हो सकता है जो ए से कॉमन हो। इसी तरह और सारे इवेंट्स के बारे में हम बोल सकते हैं। तो हमने इस सैंपल स्पेस एस को इन 5 इवेंट्स में डिवाइड करा एंड लेट ए बी एन इवेंट जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना पड़ेगा। अब यदि हम थोड़ा सा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट कंसीडर करें तो हमें बताएं कि जो ए है हमारा सेट ए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2। इस तरह हमने हर उस इवेंट E1, E2, E5 में से इसका कॉमन पोर्शन उठा लिया और ये सारे कॉमन पोर्शन भी जो है ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2 एटसेट्रा, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं आपस में, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी के सम रूल से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, ऑलरेडी हम ये करा चुके हैं लास्ट वीडियो में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E5। सो आई अगेन रिपीट कि मैं ये कह रहा हूं कि हम ए की सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि ए ने जो जिस सैंपल स्पेस से कॉमन स्पेस लिया है उन सबके यूनियन से मिलके ए बना, तो ए की प्रोबेबिलिटी हमने इस तरीके से निकाल ली। जस्ट टू रिमाइंड यू, यदि मैं पिछली रेफरेंस देता हूं तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेना है, दैट इज पी ए प्लस पी बी प्रोवाइडेड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यही रिजल्ट हमने यहां पे यूज करके अपनी प्रोबेबिलिटी लिख दी। बट साथ ही साथ एक रिजल्ट और हमने लास्ट टाइम करा था, दिस इज रेफरेंस 1 एंड आई एम गिविंग यू अनदर रेफरेंस फ्रॉम माय लास्ट वीडियो, सो दैट इज रेफरेंस 2 जो मैं अभी यूज करूंगा, नेमली मल्टीप्लिकेशन रूल। उसमें हमने ये बताया था कि यदि हमें निकालना हो पी ए इंटरसेक्शन ए गिवन E1, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। और यहां से हम सेफली कह सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो ये भी हम ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इसी कॉन्सेप्ट को यदि मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो मेरे पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब अपने तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यदि मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं तो मैं देखूंगा माई पी ए विल कम आउट टू बी पी ए गिवन E1 इंटू पी ऑफ E1 प्लस पी ए गिवन E2 इंटू पी ऑफ E2, और इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो इट विल बी पी ए गिवन E5 इंटू पी ऑफ E5। और जिससे यदि हम समेशन रूल्स यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ where my j is varying from 1 to 5. This is the total probability formula. तो जब भी हमें किसी इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और हमें सैंपल स्पेस के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स गिवन हो, सो इट इज ऑलवेज टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूं 1,
एज सच अभी तक कुछ और फॉर्मूला है नहीं, सो दिस इज द नंबरिंग 1 जिसे हम आगे यूज करेंगे। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन रूल भी यूज करा है। इस टोटल प्रोबेबिलिटी को कई बारी हम रूल ऑफ एलिमिनेशन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूल ऑफ एलिमिनेशन। तो माइट भी कभी किसी एग्जामिनेशन में इस रेफरेंस के साथ आपके साथ आ जाते हैं, तो आपको पता है रूल ऑफ एलिमिनेशन मींस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके डेरिवेशन अब आपको पता ही है, अब इसकी थोड़ी देर में हम एप्लीकेशन भी करेंगे, बट उससे पहले मैं एक शॉर्टकट समझाता हूं। दो तरह के एग्जामिनेशंस के लिए हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। एक तो जो रेगुलर एग्जामिनेशंस है, लाइक कॉलेजेस हैं या सीबीएसई की 12th क्लास है, उनमें आपको स्टेप्स भी देने पड़ते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, यू नो, आपके मार्क्स उन स्टेप्स पे भी बेस्ड होते हैं। बट दूसरी तरफ जब हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, तो वहां पे एज सच नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दी स्टेप्स और द मेथड्स। यू टू डायरेक्टली राइट द आंसर। जितना फास्ट आप आंसर लिखते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और यदि हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज टाइम कंज्यूमिंग और हम पेपर को गिवन टाइम में, स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं खत्म कर पाते। तो कंपटीशन, स्पेशली कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और मेथड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। हम इस सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग ए ट्री डायग्राम और ए प्रोबेबिलिटी ट्री। सो आई एम कॉलिंग इट ए ट्री डायग्राम। एक बार इसे देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। हम डायरेक्टली इससे कर पाएंगे तो जब मैं आगे एग्जाम्पल्स करूंगा तो मैं दोनों ही मेथड, कुछ एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप करूंगा जैसे हमें फॉर्मल एग्जामिनेशंस में चाहिए, और कुछ मैं डायरेक्टली करूंगा जो मुझे मल्टीपल चॉइस के लिए चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज मेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ट्री डायग्राम, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ए प्रोबेबिलिटी ट्री। इसमें हम लोग करते क्या है इस प्रोबेबिलिटी ट्री में। अब हमने देखा कि ए को अटेन करने के 5 रूट्स मेरे पास हैं। वो E1 के थ्रू भी अटेन हो सकता है, E2 के थ्रू भी, E3 के थ्रू भी, E4 के थ्रू भी और E5 के थ्रू भी। दीज आर 5 नोड्स कह सकता हूं मैं इन्हें, या 5 पॉइंट्स कह सकता हूं। अब E1 के थ्रू आप सबसे पहले उस पोर्शन में आए जो A के साथ इंटरसेक्शन में है। इसी तरह आप यहां पे और नोट्स बना सकते हैं और पॉइंट्स के लिए भी आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इस तरीके से उस कॉमन पोर्शन में आ रहे हैं जो अभी अभी मैंने वेन डायग्राम में आपको बताया था। जब हम एंट्रेंसेस में करते हैं और एक बार हमें मेथड क्लियर हो जाता है तो उसके बाद तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता हमें, मतलब इतना हमें सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। और फिर यहाँ पे आपका ए है, ये सब मुझे ए की तरफ लेके जाते हैं। दे ऑल टेक मी टू ई। किसी भी रूट को अडॉप्ट करके मैं ए पे जा सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अल्टीमेट ए इज द फाइनल इवेंट जिसकी मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी ट्री बना लिया। अब ये E1, अब ये 5 रूट्स हैं, E1, E2, E3, E4, E5। इनमें से मैं कोई भी अडॉप्ट कर सकता हूं, कोई भी मैं चूज कर सकता हूं। तो E1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है P of E1। सिमिलरली E2 कैन बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग E2 इज दिस इज फॉर E3, सिमिलरली फॉर E4 एंड देन फॉर E5। तो इन 5 रूट्स में से एक पर्टिकुलर पाथ या रूट मुझे चूज करना है सो दैट आई कैन अटेन ए। तो मैं इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज को लिखूंगा। अब सपोज मैंने E1 को अडॉप्ट करा और मैं पहुंच गया कॉमन पोर्शन में E1 और A के, जिसमें से इवेंट A आकर कर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1। सिमिलरली ये जो हो जाएगा दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, बिकॉज E2 में से मैं A को एग्जिस्ट करवा रहा हूं या E3 में से मैं A को एग्जिस्ट करवा रहा हूं। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एडवाइस दी थी, प्लीज हैव ए पेन एंड ए कॉपी एंड ट्राई टू टेक नोट्स एज यू टेक इन योर रेगुलर इन पर्सन क्लासेस। क्योंकि जितना मैथमेटिक्स को आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंफर्टेबल रहेगा मैथमेटिक्स। यदि हम खाली मैथमेटिक्स को ऐसे वर्बल सुनते हैं और ऐसे सब याद रखने की कोशिश करते हैं तो समटाइम्स इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू टेक नोट्स, ऑल्दो यू हैव ए रिकॉर्डेड कॉपी, बट प्लीज टेक नोट्स एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। ये जो मैं एग्जांपल्स भी करूंगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आप उसे अपने आप भी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। आपकी इंस्टिंक्ट बहुत फास्ट बनानी है, बहुत शार्प बनानी है कि इमीडिएटली आपको स्ट्राइक करे कि क्या मेथड होना है या जो आप कर रहे हैं उसमें क्या गलती है। वापिस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, इस ट्री पे। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी ट्री बना लिया अपना। अब इस ट्री में यदि मैं E1 का रूट अडॉप्ट करता हूं तो क्या होगा, पहले मैं E1 पे आऊंगा और फिर मैं इस पे आऊंगा और फिर मैं इस पे आऊंगा। इसका मतलब इस रूट से प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, बिकॉज दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इस रूट की प्रोबेबिलिटी हो गई P E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1।
सिमिलरली आप इस रूट की निकाल सकते हैं, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और इन पांचों में से किसी भी पाथ से आप ए पे पहुंच सकते हैं, और ये पांचों पाथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इट मींस यदि आप एक रूट अडॉप्ट करते हैं तो आप दूसरा नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। तो सम रूल फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फाइनली आपकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या आ जाएगी, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, P of E1 into P of A upon E1। आप सबको ऐड करते जाएंगे एंड फाइनली यू विल गेट योर प्रोबेबिलिटी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और जिसमें टाइम इज ए कांस्टेंट, आई विल सजेस्ट यू टू यूज दिस ट्री कि बिना लिखे कि E1 क्या इवेंट है, E2 क्या इवेंट है, E3 क्या इवेंट है, आप अपने दिमाग में लिखिए कि इवेंट क्या है, अपने दिमाग में सोचिए कि कौन सा इवेंट क्या है, और अकॉर्डिंगली आप डायग्राम बना के फटाफट मल्टीप्लाई करके, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच की प्रोबेबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये वाली सेगमेंट मिल जाती है। आप किसी भी ब्रांच से ए पे पहुंच सकते हैं, एंड ऑल दीज 5 ब्रांचेस आर टेकिंग यू टू ए। एनी वन ऑफ दीज कैन बी टेकन, बट इफ यू टेक वन ऑब्वियसली यू आर नॉट टेकिंग द अदर, तो इसलिए सम रूल इसमें अडॉप्ट करा गया। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अगेन मैंने पीडीएफ अटैच कर दी है नीचे डिस्क्रिप्शंस में, जिनमें वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तो यू मे जस्ट डाउनलोड दैट। अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ साथ, और उसमें क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस में यहाँ पे भी पेस्ट करूंगा। कैरेक्टर साइज छोटा हो सकता है, इसलिए खाली वो फैसिलिटी दी गई है लिंक वाली। आपको यहाँ दिखाई देता है तब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। सो बट आई हैव गिवन यू बोथ द थिंग्स। So now we are going to do examples सबसे पहले। So now I am illustrating this concept with the help of examples। इन examples को करिए और साथ ही साथ और examples करिए। जितने सैनमेक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सैनमेक्स से भी बुक्स मिली भी हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, डू इट फ्रॉम देयर, या जो बुक रिकमेंड करी गई है पहले भी आप लोगों को क्लासेस में, डू इट फ्रॉम देयर, बट प्रैक्टिस इज अ मस्ट एज सेड अर्लियर। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए पेस्ट करने जा रहा हूँ। I'll paste the very first question. So today again I'll be doing 5 questions, and these are all very good questions and different types. So this is my first question. So here it comes. So by the time I start with its solution, I'll advise you as always, फटाफट इसे पढ़िए and try to see if you would be able to do it or not. Box A is having information को summarize कर लेते हैं हम, 6 red and 4 blue balls, and box B is having 3 red and 7 blue balls. Okay, so 2 balls drawn from A. Now and it's placed in B and is placed in B. So पहले हो क्या रहा है कि हम A में से 2 बॉल ले रहे हैं और इन्हें B में प्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बी की जो अभी की स्ट्रेंथ 10 है वो अल्टीमेटली 12 हो जाएगी, और जो ए की स्ट्रेंथ 10 है वो कम होके 8 रह जाएगी। तो ई इज द इवेंट ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम बॉक्स बी आफ्टर ट्रांसफर, मतलब पहले आपने ट्रांसफर करा ए से बी में और एक ब्लू बॉल को ड्रॉ करा, उसका इवेंट आपने ये लिख दिया, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप कितने वेज में आप बताइए 2 बॉल्स को ए में से ले सकते हैं। अब जब आप ए में से 2 बॉल्स ले सकते हैं तो हो सकता है दोनों की दोनों रेड हो जाए, हो सकता है एक बॉल रेड आ जाए एक ब्लू आ जाए, या ये भी हो सकता है दोनों की दोनों बॉल्स ब्लू आ जाए। तो इसका मतलब हम पे और कितने इवेंट्स आ गए। तो यदि मैं B1 इवेंट ले रहा हूं, 2 रेड बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम ए, इसी तरह B2 हो गया मेरा 1 ब्लू एंड 1 रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए, और इसी तरह मेरा B3 हो गया 2 ब्लू बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम ए। तो बेसिकली जो मेरा सैंपल स्पेस है उसको मैंने इन 3 म्यूचुअली डिस्टेंट सबसेट्स में डिवाइड कर दिया, B1, B2, B3 में से, और इनमें से E किसी भी रूट के थ्रू मुझे पहुंचना है। तो इसका मतलब जैसे अभी हम टोटल प्रोबेबिलिटी करके चुके हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, इट मींस योर P ऑफ E इज व्हाट, यू टेल मी व्हाट इट बी, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B1, कि B1 का रूट अडॉप्ट करा या आपने B2 का रूट अडॉप्ट करा या फिर आपने फाइनली B3 का रूट अडॉप्ट करा।
मतलब अलग अलग सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ी, और क्योंकि ये सारी सिचुएशंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि यदि 2 रेड बॉल्स आ गई तो एक ब्लू और एक रेड तो आ नहीं सकती, तो सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अल्टीमेटली हम इनको सम रूल अप्लाई करके ऐड करेंगे, जैसे कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला करा था। अब हम इन डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1? B1 है, आपने A में से 2 रेड बॉल्स ली, बट A में टोटल बॉल्स कितनी है? 10 है, उनमें से रेड 6 है, तो 6 रेड में से 2 कैन बी चोजन इन हाउ मेनी वेज? 6 और टोटल 10 में 10C2, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 1/3। इट इज द बेसिक प्रोबेबिलिटी। इसी तरह आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। आपने ऑब्जर्व करा होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लाइक जैसे अभी टोटल प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है, तो इसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी भी यूज होगी, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी यूज होगी, तो सारे लेक्चर सीक्वेंशियल हैं। एक लेक्चर अल्टीमेटली एक लेक्चर की नॉलेज आपको दूसरे लेक्चर में यूज करनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 में आपने एक ब्लू लिया और एक रेड लिया बॉक्स A में से, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 6C1 into 4C1 upon 10C2, which on simplification will give you 8/15. And similarly you can find probability of B3. B3 में आपने 2 ब्लू बॉल्स ली हैं A में से, और A में आपकी टोटल बॉल्स कितनी है ब्लू बॉल्स? They are 4, so it will be 4C2 upon 10C2, which on simplification gives you 2/15. तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई, ये वाली PB1, PB2 एंड PB3। अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब जो आपका सैंपल स्पेस है वो स्क्यूज होके B1 में आ गया, और उसमें से आपको E निकालना है, जैसे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी, यदि मैं लैंग्वेज में लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल गिवन बॉक्स B contains 5 red and 7 blue balls। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपको E करना है B1 के साथ। B1 में हमने A में से 2 रेड बॉल्स उठा के B में डाल दी। B पे ओरिजिनली कितनी रेड बॉल्स थी? 3 रेड बॉल्स थी। आपने 2 उठा के डाल दी, तो अब कितनी रेड बॉल्स हो गई? 5 रेड बॉल्स हो गई। और पहले भी B पे 7 ब्लू बॉल्स थी, बट उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो अब भी 7 ब्लू बॉल्स हैं। इट मींस आपने सैंपल स्पेस B1 के अकॉर्डिंग ले लिया, जैसे कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले भी करा था। अब आपको ड्रॉ करनी है, E इवेंट स्टैंड्स फॉर यू वांट टू ड्रॉ ए ब्लू बॉल। इट मींस 7 ब्लू बॉल्स में से कोई भी एक बॉल आपकी उठ सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली हो गई 7/12। 7 ब्लू है टोटल, 7 3 10 2 12 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B1 इज 7/12। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E/B2, आई थिंक अब लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। B2 में एक ब्लू बड़ी एक रेड बड़ी, इसका मतलब B में 4 रेड हो गई और 8 ब्लू हो गई। 4 रेड और 8 ब्लू, और एक ब्लू पिक करनी है, तो इट विल बी 8/12, दैट इज 2/3। एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B3 में 2 ब्लू बॉल्स गई हैं, तो B में अब हो गई 9 ब्लू बॉल्स। सो ऑब्वियसली इट इज, you know what I am trying to say, how many balls will be? 9/12. So it will be 9/12, 3/4। इन सबको उठा के आप इस फॉर्मूला नंबर 2 में पुट कीजिए, you get your answer. Isn't it easy? तो आप सबको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा? So your final answer would be probability of E. Now I'm not writing the formula, we know what we are doing. So it is 1/3 into 7/12 plus 8/15 into 2/3 plus 2/15 into 3/4. You can calculate it. I hope it will be something like this, but if there is a calculation problem, you can always correct it.
So that was our first example in which we use the basic probabilities, we use the conditional probabilities, and we finally obtained the total probabilities. I hope आपको समझ आया होगा. But if you have any problem, you can always write a mail to me on an email ID जो आपके description of this video दिया जाएगा. Then comes second example. आपने यदि शीट डाउनलोड कर ली है तो आप उसमें से देख सकते हैं उसे फटाफट. अदरवाइज आई ट्रांसफर इट हियर और आप लोग भी उसे कोशिश कीजिए सॉल्व करने की. जब हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं तो जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके साथ ही साथ हमारा माइंडसेट कैसे है ये बहुत मैटर करता है. दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. या हम एक विजुअलाइज करते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो इमोशनली काफी स्ट्रांग है. इमोशनली स्ट्रांग का मतलब है कि छोटी छोटी सिचुएशन से घबराता नहीं है. और एक स्टूडेंट ऐसा है जो थोड़ी भी सिचुएशन उसके एडवर्स होती है तो नर्वस हो जाता है या घबरा जाता है. सिंपल सी सिचुएशन कंसीडर करते हैं. दो स्टूडेंट्स हैं मेरे, सपोज एक इमोशनली स्ट्रांग है, एक इमोशनली वीक है. दोनों एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं. जो इमोशनली स्ट्रांग है, हम फॉर द टाइम बिंग एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ही वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड एज फार एज एग्जामिनेशंस आर कंसर्न. वो गया एग्जाम देने के लिए, उसने क्वेश्चन पेपर देखा, पहले पेज पे उसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता. सपोज 5 क्वेश्चंस थे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं उसे आता. बट वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है तो वो नर्वस नहीं होगा. वो अगले पेज पे मूव करेगा, उससे अगले पेज पे मूव करेगा, एंड ही विल ट्राई टू फाइंड आउट दोस क्वेश्चंस व्हिच ही कैन रियली सॉल्व. बट दूसरी तरफ हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो एकेडमिकली बेटर था बट इमोशनली इंफीरियर था, वीक था. जरा सी बात पे घबरा जाता था, हाथ कांपने लगते हैं, हार्ट सिंक करने लग जाता है. वो सेम पेपर देने गया और पहले पेज पे उसे भी एक भी क्वेश्चन नहीं आता था. व्हाट विल हैपन? उसकी प्रिजम्पशन है कि ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ही हैज वर्कड वेरी हार्ड, बट उसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता. एकदम से वो घबरा जाएगा बिकॉज ही इज इमोशनली वीक. उसका जो हार्ट सिंक करने लग जाएगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे. आपको लगता है वो आगे अपने मतलब के क्वेश्चंस को ढूंढ पाएगा? तो ज्यादा पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट वो बेनिफिट में रहा जो इमोशनली स्ट्रांग था. इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप लोग पढ़ना कम कर दीजिए. व्हाट आई एम सेइंग, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ इमोशनली स्ट्रांग होना या पॉजिटिव थॉट रखना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी वेरी पॉजिटिव. इफ यू आर पॉजिटिव, then clearing an entrance examination or any examination of your life will be possible and would be much easier for you. चलिए वापस आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे. तो जब आप प्रिपेयर करते हैं तो जैसे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आप पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है, बट आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपनी नॉलेज को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको बहुत कुछ आता है बट आप एग्जामिनेशन में उसे नहीं शो कर पाते हैं, देन आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम से कोई बेनिफिट नहीं मिलना. तो आप पढ़ेंगे भी अच्छी तरीके से, आप प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से करेंगे और आप इस तरह का माइंडसेट रखेंगे कि एग्जामिनेशन में आप नर्वस ना हो, आप वीक ना पढ़ें और आप एडवर्स सिचुएशंस में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड, आई एम टेलिंग यू. अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ के इतनी देर में कर भी लिया हो. एक फैक्ट्री है जिसके 4 इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, ए बी सी एंड डी. अगेन 4 इंडिपेंडेंट का मतलब है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं. और ये जो 4 यूनिट्स हैं, ए की प्रोडक्शन 40% है, बी की 30%, सी की 20% और डी की 10%. आइडेंटिकल आइटम से बना रहे हैं और हर प्रोडक्शन यूनिट में डिफेक्ट्स भी होते हैं. तो हमने यहाँ पे इन इंडिपेंडेंट यूनिट्स के परसेंटेज और डिफेक्टिव आइटम्स भी दे रखा है कि जो ए से जितने आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें से 2% आइटम्स आर डिफेक्टिव. इसी तरह बी से 1%, सी से 0.5% एंड डी से 0.25% रिस्पेक्टिवली. मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में आपको पता है कि हम 0.25% नहीं कहते हैं, वी सिंपली से 0.25%. जो भी डेसिमल के बाद है उसको अलग अलग डिजिट्स को बोलना होता है. आप लोग काफी ज्यादा इसके मुकाबले पढ़े लिखे हैं, बट इट्स अ बेसिक थिंग आई थॉट कि मुझे आपको बताना चाहिए. Now, if an item is selected at random, find the probability that the item is defective. It's a very good question. But आप इसे easily visualize कर सकते हैं कि इन चारों फैक्ट्री, जो आइटम मैंने पिक करा वो इन चारों फैक्ट्री में किसी में से भी आ सकता है. इसका मतलब जो मेरा टोटल सैंपल स्पेस है ये इन 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिवाइडेड है. और जो मेरा इवेंट है ऑफ ऑब्टेनिंग एन आइटम विच इज डिफेक्टिव, वो इवेंट इन चारों इवेंट से कॉमन पोर्शन ले रहा है और उनमें से किसी में से भी डिफेक्टिव यूनिट आ सकता है. इट मींस इट इज द केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जैसा हम डिस्कस कर भी चुके हैं इस वीडियो में.
So it means it's again the case of total probability. तो फिर डिफाइन करते हैं अपने लाइक सपोज अब मैंने इवेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लेट m be the event that the item chosen is defective. Item is defective. A हमने इवेंट ले लिया, it's from unit A. Item chosen is from unit A. Similarly B, it's from B. C, it's from C. And D, the item chosen is from unit D. Now what are the respective probabilities? We already know probability of A, क्योंकि ये 40% प्रोडिक्शन कर रहा है, तो आइटम के 40% चांसेस हैं कि वो A से आएगा. It means its probability is 0.4. इसी तरह probability of B is 0.3, probability of C is 0.2 and probability of D is 0.1. क्योंकि जितनी परसेंटेज है, इसका मतलब 100 यूनिट यदि बन रहे हैं तो उसमें से 40 यूनिट ए में से हैं. इसका मतलब किसी भी यूनिट को पिक करने में ए से आने के 40% चांसेस हैं. इट मींस इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.4. साथ ही साथ हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो बन रहे हैं उनमें से 2% डिफेक्ट है ए में. इसका मतलब यदि मैंने जो डिफेक्टिव आइटम मेरा यदि ए से आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, टेल मी व्हाट वुड बी इट्स प्रोबेबिलिटी? 0.02 बिकॉज इट इज 2%. ए से यदि आइटम आया है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव होने के चांसेस 2% है, मींस प्रोबेबिलिटी 0.02 है. इसी तरह यदि ये आइटम बी से आया है तो उसके चांसेस हैं 0.01. यदि ये आइटम सी से आया है तो चांसेस हैं 0.005. और यदि ये आइटम डी से आया है, नाउ आई होप यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू communicate to you. It's not a difficult task. Probability is very, very interesting because it has real life applications. Because we can relate ourselves to these problems. Because we see such situations in our day-to-day life. तो इसलिए probability challenging है. तो यदि आप clear thought रखते हैं और आप इसे अपनी life से relate करते हैं, आप अपनी observed situation से relate करते हैं, तो probability मुझे लगता है बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. ऐसे अर्लियर जब आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग या मास्टर्स कंप्लीट करके जॉब के लिए जाते हैं, तब भी कॉम्बिनेटोरिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज आर यूजुअली आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज और योर रिटन प्लेसमेंट एग्जामिनेशंस. तो ये टॉपिक तो सारी लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही रहने. तो अब फिर हमारे लिए अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है P of M. सो वी नो व्हाट वी आर सेइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ M गिवन A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. इसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी M गिवन D प्रोबेबिलिटी ऑफ D. इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल गेट अवर आंसर 0.4 इंटू 0.02 प्लस 0.3 इंटू 0.01 प्लस 0.2 इंटू 0.005 एंड प्लस 0.1 इंटू 0.0025. You multiply this, hopefully answer is 0.01225. So that was the second example. So now we will move to third example. But if you want, you can take a break of 10 seconds. Close your eyes. Concentrate on your breathing. ये जो हमारी लाइफ है वो इस ब्रीदिंग से ही है, तो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग योर ब्रीदिंग. तो कभी आपको रात को नींद नहीं आ रही हो, वैसे तो नींद आ रही तो बेटर ये स्टूडेंट लाइफ में कि उठ के आप पढ़ लें. अपने आप नींद आ जाएगी जब आप थक जाएंगे या बोर हो जाएंगे एक स्टेज के बाद. बट अदरवाइज यू जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ ब्रीदिंग एंड आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आप सोच सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड. हमारे कल्चर में ये सब चीजें रही हैं, इन्हें अडॉप्ट करने में अच्छा ही है. लाइक दिस विल ऑब्वियसली बी ऑफ यूज. नाउ कम्स अवर थर्ड एग्जाम्पल. आप जिन लोगों पे डाउनलोडेड शीट है वो फटाफट उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. देखिए आप उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. सो हियर कम्स माय थर्ड एग्जाम्पल. सो इंक्रीज योर स्पीड. Concentrate on your lecture. One more thing which you should know. जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, so after 1 hour you may take a break of 5 minutes. Take frequent breaks. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट पढ़ने के बाद 1 घंटे का ब्रेक लें. ध्यान रखिएगा. Have this for 1 hour, have a break for 5 minutes. Break simply means just change
change from the existing situation and do anything else which relaxes you. Now read the question 3, and now we are going to do this. Bag A contains 2 red and 2 black balls. 2 red plus 2 black balls. Bag B contains 3 red plus 4 black balls. One ball is drawn at random. One bag is taken at random and a ball is drawn. Find the probability that it is black. A is the event that the ball is black. Using the same terminology, let A is the event that ball comes from bag A. Yeah, bag A is chosen. And similarly, B is the event that bag B is chosen. आप पे 2 ही बैग हैं और बॉल इनमें से दोनों में से किसी भी बैग में से आ सकती है, तो ऑब्वियसली दोनों के इक्वल चांसेस हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हाफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हाफ है. ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इन्होंने पूरे सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दिया और ई का इन दोनों सैंपल स्पेस से कॉमन पोर्शन है. इट मींस इट इज अगेन द केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. तो फिर हम देखते हैं कि अब हमें निकालना है पी ऑफ ई गिवन ए. इसका मतलब हम कह रहे हैं ब्लैक बॉल है और बैग ए में से आई है, बट बैग ए में कितनी ब्लैक बॉल्स थी? 2 थी. टोटल बॉल्स कितनी थी? 4 थी. 2 ब्लैक हैं और टोटल 4 हैं. सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/4, दैट इज 1/2. इट्स एन इजी प्रॉब्लम. इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी. बी में 4 ब्लैक बॉल हैं, टोटल 7 हैं, 4/7. सो as earlier, probability of A is half into half plus half into 4/7. इस क्वेश्चन को हम एक ऑल्टरनेट मेथड से भी कर देते हैं, और वो ऑल्टरनेट मेथड है कि जो ट्री वाला हमने सिखाया था. तो हम सीधा से देखते हैं कि ट्री में हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे. आप देखिए डायरेक्टली करेंगे. ये आपका ए नोड है, ये आपकी बी नोड है. यहाँ से आप आए ए इंटरसेक्शन ई में, यहाँ से आप आए बी इंटरसेक्शन ई में, और यहाँ से आप आ गए ई में. ये आपका नोड बन गया. ये प्रोबेबिलिटी ए इस बैग को लेने की हाफ है, इसको लेने की भी हाफ है. अब ये इंटरसेक्शन ई ऑब्वियसली जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, दैट इज 1/2, और ये प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7. इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ इंटू हाफ. इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ प्लस 4/7, एंड यू हैव टू ऐड दीज टू गेट योर आंसर. तो यदि मल्टीपल चॉइस पेपर हो, इट इज एडवाइजेबल टू डू इट दिस वे कि आप डायरेक्टली ट्री बनाइए और कंप्यूट कर लीजिए. बट यदि इट्स रेगुलर एग्जामिनेशन, देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल. तो इसमें सिचुएशन क्या है कि ये पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब. अब जब जॉब कर रहे हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज है. स्ट्राइक हो भी सकती है और स्ट्राइक नहीं भी हो सकती, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमारा टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए. तो ए इज द इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम, एंड बी इज द इवेंट दैट there is a strike. So B complement is the event that there is no strike. तो इस बार हम पहले ट्री वाला मेथड करते हैं. यहाँ हो गया B, यहाँ हो गया B बार, ये आप यहाँ तक आए अगले नोड तक, ये और ये आप फाइनली यहाँ तक मिल गए. दिस इज योर A, दिस इज A इंटरसेक्शन B, दिस इज A इंटरसेक्शन B बार. A इंटरसेक्शन B का मतलब है वर्क कंप्लीट हुआ बट देयर वाज ए स्ट्राइक. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वर्क कंप्लीट हुआ एंड देयर वाज नो स्ट्राइक. अब कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक. यदि ये 0.65 हो गया तो ऑब्वियसली ये 0.35 हो गया, क्योंकि 2 ही इवेंट्स हैं, एक B और उसका कॉम्प्लीमेंट B बार है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. 0.80 is the probability that the construction work will be completed on time if there is no strike. यदि स्ट्राइक नहीं है then it is 0.80 here. If the and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. It's 0.32. अब इस ट्री के बाद तो it becomes so easy, you know. आप पहली वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी लीजिए 0.65 into 0.32, और दूसरी वाली ब्रांच की लीजिए 0.35 into 0.80, and you get your answer 0.488. So that was the tree method. अब इसको क्लासिकल मेथड से भी कर सकते हैं. क्लासिकल मेथड लॉजिक तो सेम ही है ना, आपको खाली नोटेशंस लिखनी है. यदि आपको खाली नोटेशंस लिखनी है तो अब आपकी इतनी एक्सपर्टीज है कि आप नोटेशन लिख के भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली शॉर्टकट की तरह भी कर सकते हैं.
आई थिंक जैसे मेरे ज़्यादातर वीडियोस में होता है, ये 5th क्वेश्चन मेरा सबसे लंबा क्वेश्चन होगा. सो दिस इज द 5th क्वेश्चन. एंड आई होप मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए चूज करें कि एक वेराइटी आपको हो जाए और आपको इन सिचुएशन से आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं. बट और भी सिचुएशंस हो सकती हैं जो प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया लग जाएगा. पढ़िए इसे. इन ए टेस्ट an examinee either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1 by 3 and the probability that he copies the answer is 1 by 6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1 by 8. The probability that his answer is correct given that he guessed it is 1 by 4. What is the probability that the question is answered correctly? तो सबसे पहले हम अपना इवेंट डिफाइन कर देते हैं. लेट ई बी द इवेंट क्वेश्चन इज आंसर्ड करेक्टली. तो सबसे पहला पॉइंट ही आपको ये रखना चाहिए कि आपको करना क्या है. सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द क्वेश्चन इज आंसर्ड करेक्टली. और क्वेश्चन को आंसर करने के 3 तरीके हैं, बाय गेसिंग, बाय कॉपिंग और बाय नोइंग. तो इसका मतलब वही टोटल सैंपल स्पेस इन 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबसेट्स इवेंट्स में डिवाइडेड है और मेरा जो क्वेश्चन आंसर करेक्टली होगा इन तीनों में से किसी तरीके से होगा. सो अगेन इट इज ए केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. तो यदि हम अब इवन इवेंट है, he guesses, E2 है he copies and E3 है he knows. ओके, प्रोबेबिलिटीज तो हमें गिवन ही है. गैस करने की प्रोबेबिलिटी है 1 by 3, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी है 1 by 6. बट क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड म्यूचुअली एक्सॉस्टिव हैं, सो इट इज 1 minus 1 by 3 minus 1 by 6 which comes out to be 1 by 2. उसके बाद उसने आंसर करेक्ट करा given that he guessed it. I think ये भी आंसर गिवन है. The probability that his answer is correct given that he copied is 1 by 8 and guessed is 1 by 4. So it is 1 by 4. He answered it correctly. He copied it given to be 1 by 8. He answered it correctly and he knew it. जब वो जानता है तो आंसर करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी तो सर्टेन इवेंट है ना, हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि वो आंसर जानता है. Obviously he will answer it correctly. So the probability is 1. And now you can directly use the total probability formula to get your answer. No need to write your formulas in multiple choice examinations, I must remind you. But if it is a regular examination, you must write all the steps, you must write formula, then only you get the full marks. Otherwise marks deductions हो सकते हैं. एक बारी फटाफट ट्री बना लेते हैं आपके लिए. यहाँ ये रूट है आपका गेसिंग का, ये रूट है कॉपी का और ये रूट है नॉलेज का. ही नोज इट. यहां से आप यहाँ पे आए, इधर से यहाँ आए, इधर से यहाँ आए. इन ये 3 आपके रूट बन गए जो आपको लेके जा रहा है ई पे. ई इज द इवेंट आंसर्ड करेक्टली. इसको हम E1 कह रहे हैं, इसको E2 कह रहे हैं, इसको E3 कह रहे हैं. एज ऑलवेज ये नोट E इंटरसेक्शन E1 है, E इंटरसेक्शन E2 है, E intersection E3 है. Now you should be very fast in writing all this. It is 1 by 3, it is 1 by 4, it is 1 by 6, it is 1 by 8, it is 1 by 2 and it is 1. इन ब्रांचेस को मल्टीप्लाई कीजिए और इन प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए, you get the same answer. So I hope आपको समझ आया होगा. प्रैक्टिस कीजिए. Again, that's my advice. Be very positive. Be honest with you and be consistent. Consistent in the sense कि ये नहीं कि एक दिन आपने 15 घंटे पढ़ लिया और फिर 3 दिन तक आप पढ़े नहीं. Consistency matters a lot. So be consistent in your efforts. Success will certainly come to you. तो आज की वीडियो में हमने सीखा टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके एग्जाम्पल्स कि कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं. ये अपने आप तो ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, बट जो बेस थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और जो एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें भी टोटल प्रोबेबिलिटीज यूज होती हैं. बेसिकली उस फॉर्मूले का एक पार्ट, इन अदर वर्ड्स उसका डिनोमिनेटर ही टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. आई होप आपको समझ आया होगा. यदि कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज राइट बैक टू मी. आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू. यूटिलाइज योर टाइम टू द फुलेस्ट.
because time is life. I'm not saying time is money. Time is life, because every day gone is gone forever and it is never coming back. Be happy, be safe, see you soon, all the best.